नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन दो देशों के बीच में जो वॉर चल रही है, तो दो देशों के लोग डरे हुए हैं, अपने आप को बचाते हुए घूम रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इजराइल की, मैं बात कर रहा हूं ईरान की। 13 जून की सुबह इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, और 200 फाइटर जेट से यह हमला होता है, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जाता है। इस पूरी घटना में 24 घंटे के अंदर 138 लोगों की मौत की खबर है, जो ईरान के अंदर हुई है। और सेना के 20 टॉप कमांडर भी इसमें मारे गए, 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसका नाम इजराइल ने दिया है। इसके बदले में ईरान की तरफ से भी हमला हुआ है, 150 मिसाइलें उधर से भी दागी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो लड़ाई है अब थर्ड वर्ल्ड वॉर में बढ़ती हुई, उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पर बात करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्या नेतन्याहू ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं? दुनिया किस तरफ जा रही है? ये जो वॉर हो रही है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये जो अटैक इजराइल ने किया वो ठीक 2 दिन पहले जो छठे राउंड की बात अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली थी न्यूक्लियर डील से संबंधित, उसके ठीक 2 दिन पहले किया गया। तो ये बहुत ही एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना स्टेप था इजराइल का, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है इस अटैक के द्वारा, आक्रमण के द्वारा, कि इजराइल नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से शांति समझौता, न्यूक्लियर समझौता अमेरिका और ईरान के बीच में हो। और काफी सालों से ईरान जो है वो अलग अलग तरीके के प्रतिबंध झेल रहा था। ठीक है, आप याद कीजिए, इराक को भी इन लोगों ने, सद्दाम हुसैन को भी खत्म करने के पहले ऐसी कमजोर बनाया था, तमाम तरीके के प्रतिबंधों में इराक को उलझा दिया था कि वहां पर न्यूक्लियर केमिकल वेपन्स हैं। और यहाँ तक कि डिक चेनी ने, यदि आप याद करो तो डिक चेनी का जो स्टाफ था, स्कूटर लिबी और जो बाकी उनके असिस्टेंट थे, उनको बाद में जेल की सजा भी हुई थी कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन मीडिया में फीड किया। और फिर उसी इंफॉर्मेशन को डिक चेनी ने बोला कि देखिए, मीडिया में ये छपा है, ये किन लोगों ने बताया मुझे नहीं मालूम, जबकि ये खुद ही इंफॉर्मेशन फीड कर रहे थे, तो हम इस बेसिस पे इराक पे हमला करना। सेम वही जो प्लॉट जो है, स्ट्रैटेजी जो है, वो अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की जूडिथ मिलर को इन लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए, उसी तरीके से अभी अलग अलग जो वहाँ न्यूयॉर्क पोस्ट से लेके एबीसी चैनल जो है वहाँ का, इन सबको यूज किया जा रहा है ये ठहराने के लिए कि इजराइल ने जो हमला किया है वो एक तरीके से सही हमला है। जबकि आप इस बात को समझिए कि जब 2 दिन पहले आप कर रहे हो शांति समझौता, न्यूक्लियर डील पे छठे राउंड की जो वार्ता हो रही है, इसका मतलब है 200 फाइटर जेट उड़ाने का मतलब है कि आप काफी हफ्तों से इस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये एकदम से इतना बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं होता। इतने सारे फ्लाइट स्क्वाड्रन आप इकट्ठे करके और अटैक कर दो, और प्रिसीशन के साथ में अटैक करो, जहां पे कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कहीं जनरल जो है ईरान के, वो मार गिराए जाए, ये बिना कोऑर्डिनेटेड अटैक के और बिना प्लानिंग के ये पॉसिबल नहीं है। तो जो आपने कहा कि क्या, प्रश्न जो पूछा कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि इजराइल कितना ज्यादा आतुर है फिर से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट राउंड में इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने उसका जो प्रतिकार करके 150 बैलिस्टिक मिसाइल जो है तेल अवीव और जेरूसलम पे दागी हैं, उसमें काफी नुकसान हुआ है इजराइल को। तो अब ये देखने वाली बात है कि इजराइल जो है इस चीज का पलट के जो है किस तरीके से ईरान पे वार करता है। यदि वार इजराइल करेगा तो आप समझिए कि निश्चित ही ये एक विश्व युद्ध की तरफ चीज बढ़ेगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन लड़ ही रहे हैं, ये एक और वॉर का फ्रंट जो है वो खुल जाएगा। जी मानसिक। राजीव जी, मुझे लग रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए चाइना और रशिया, इन दोनों का रुख बहुत ज्यादा मायने रखेगा। क्योंकि अमेरिका एक साइड ले ही चुका है, वो तो जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है वो तो दे ही रहा है। हालांकि खबर ये भी है कि F-35 जो है विमान गिरा दिए गए मार के, तो थोड़ी फजीहत भी हो रही है। लेकिन चाइना और रशिया, इन दोनों का क्या रुख है अभी तक? आपको क्या लग रहा है? इन दोनों के रुख पे ही सारा डिपेंड करता है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ
ये पूरी लड़ाई जाएगी या नहीं जाएगी? देखिए, इजराइल जो है वो अपने दम पे तो युद्ध लड़ नहीं रहा, उसके पास में इतने जो है असले हैं नहीं। ये F-35 F-16 ये सब अमेरिका द्वारा मुहैया कराया गया। यहाँ तक कि कल जब ईरान ने हमला किया तो ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराने में इजराइल की मदद की। उनका जो पेट्रियोटिक जो ये है मिसाइल जो है वो दागी गई, परंतु और उनका आयरन डोम तो है ही। तो काफी प्रयास करने के बावजूद भी जो है काफी सारी इजराइल की मिसाइल्स ने अपने टारगेट को हिट किया तेल अवीव में और जेरूसलम में। ओके, तो ये जो आप बोल रहे हो कि चाइना और अमेरिका, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर ना बदल जाए चाइना और अमेरिका के बीच में। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर में बदल गया है। यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका एक तरफ और रशिया और चाइना दूसरी तरफ। कहीं वैसे ही जो है ईरान ईरान के इस मसले में कहीं ये रशिया प्लस चाइना प्लस ईरान इज इक्वल टू कहीं ये ना हो जाए कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है इजराइल को सामने प्रॉक्सी रख के मिडिल ईस्ट पे इसको एक वॉर जोन में कन्वर्ट कर दे, कंप्लीट वॉर जोन में कन्वर्ट कर दे। तो जी हाँ, इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वहां पर मतलब ये जो थिएटर है पूरा गल्फ का जो मिडिल ईस्ट का, ये इसके अंदर में वॉर की स्थिति बहुत तेजी से परिवर्तित वॉर में परिवर्तित हो सकता है। समस्या ये है हिमांशु जी कि जिस तीव्रता के साथ पाकिस्तान के साथ आके खड़े हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो तीव्रता मैं ईरान और इजराइल के मामले में नहीं देख रहा हूँ। हालांकि अभी जो है आपका कुवैत से लेके यूनाइटेड अरब अमीरात से लेके आपका सऊदी अरेबिया तक, ये तो सभी इजराइल के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं। तो जिस तरीके से ओआईसी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया था, वैसा अभी ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हिमांशु। अली खामनेई, इनका क्या रोल देख रहे हैं कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने देश को? क्या इनकी जो भूमिका है वो सही है या फिर संदिग्ध है? इसराइल को क्या उकसाया जा रहा है या फिर इसराइल जो है मतलब अपने मन की कर रहा है? क्या हो क्या रहा है ईरान के खेमे में? देखिए, पिछले अक्टूबर 2023 से जब से हमास ने इसराइल पे अटैक किया, ठीक है, तब से हमास के अटैक के बाद से सिर्फ एक ही आदमी के मन की चल रही है और उस आदमी का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ने ना तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात को माना था और ना ही वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानने वाला। जिस तरीके से गाजा पट्टी को बम से मार मार के जहां नृशंस से हत्या की गई है, उससे लगता नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी तरीके से पीस या निगोशिएशन के मूड में है। हमने देखा कि किस तरीके से प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सॉरी हार्वर्ड से लेके आप अमेरिका के कई सारे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काफी सारे शांति प्रदर्शन हुए। लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया है कि आप जिस तरीके से जेनोसाइड कर रहे हो फिलिस्तीन में, ये मानवता के खिलाफ है। उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्सेस मानी नहीं और हम देख रहे हैं कि निरंतर गाजा पट्टी में हमले पे हमले हुए जा रहे हैं। तो ये कहना हिमांशु जी की कोई दूसरा मुल्क इजराइल को उकसा रहा है, ये मुझे लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी ठान के बैठे हैं कि वो जो है मतलब वो विश्व युद्ध की तरफ अपने देश को घसीट के लेके जाएंगे और वही चीज हम देख रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू मेरी नजर में आज के डेट में पूरे वर्ल्ड पीस के लिए एक तरीके से बहुत बड़े चैलेंज हो गए। जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बातों को इन्होंने नहीं माना, जिस तरीके से मैक्रोन और तमाम तरीके के जो यूरोपियन नेशंस हैं, इनके बड़े बड़े लीडर्स की बात को उन्होंने दरकिनार किया, उससे ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद चाहते हैं कि एक वॉर हो जाए। परंतु सवाल यह है कि बिना यूरोपियन यूनियन और बिना अमेरिका की मदद के इजराइल कितने दिनों तक इस वॉर को खींच पाएगा, जहां एक तरफ ईरान को रशिया और चाइना से मदद मिलेगी और इजराइल को यदि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मदद देने से इनकार कर दिया तो ये वॉर कितने दिन चलेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं,
क्योंकि जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में। तो मेरे ख्याल से ये बेंजामिन नेतन्याहू की मनमानी है जो इस तरीके की चीजें चल रही। जी हिमांशु जी। इसराइल वर्सेस ईरान में भारत का क्या रोल है, क्योंकि इसराइल ने जब हमला किया और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी हुई है, तो किस तरह का रोल देख रहे हैं प्रधानमंत्री का इंडिया का इस पूरे वॉर में? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका हिमांशु जी। देखिए मोदी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही क्लोजली नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में काम कर रही है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि एक राष्ट्र जो भारत के साथ खड़ा था वो था इजराइल। उन्होंने काफी तरीके से ड्रोन सप्लाई किए थे इंडिया को, जो हमने ड्रोन दागे पाकिस्तान पे। ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल की थी, भले हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ हो, परंतु वो काफी मतलब इजराइल द्वारा निर्मित थी उसके सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन तो भारत के साथ खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे इजराइल भारत के साथ खड़ा हो गया था, तो क्या भारत भी ओबलाइज होगा इस, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ईरान, क्योंकि ईरान के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति पैदा करने वाला है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल हमारे साथ खड़ा था और ईरान के साथ हमारे आज के नहीं बहुत सालों के बहुत अच्छे संबंध है, कई दशकों के अच्छे संबंध। तो ये हमारे लिए बड़ी जो है, भारत के लिए बड़ी एक असमंजस की स्थिति पैदा करेगा कि हम किस तरफ जाएं। हम क्या शांति की पहल इन दोनों राष्ट्रों के बीच में करा सकते हैं? जब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की, बाइडेन की, मैक्रोन की, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लीडरों की जब उन्होंने बात नहीं मानी, तो वो कहां तक भारत की बात को मानेंगे? ये अपने आप में एक प्रश्न उठाता है। जी हिमांशु। अच्छा, भारत में भी लोग दो तरफ बट गए हैं। मतलब मैं सोशल मीडिया पर देखूं या फिर तमाम जगह पर लोग जब बातचीत करते हैं तो कोई इजराइल के पक्ष में बोलता है, कोई ईरान का समर्थन करने लगता है। तो भारत के अंदर बड़ी असमंजस की स्थिति है, मतलब आम लोगों में भी है। क्योंकि हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो वो फिलिस्तीन के बारे में, मतलब उसके समर्थन करने के बारे में बात करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल, प्रो इजराइल नजर आते हैं। तो सिचुएशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें बढ़ेंगी तो भारत की क्या स्थिति रहेगी, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए जो राइट विंग है इंडिया में, एक्सट्रीम राइट विंग, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि जैसे कई सारे मुस्लिम कंट्रीज के बीच में इजराइल फंसा हुआ है और ज्योग्राफिकली, और वो जिस तरीके से 1948 के बाद से, जब से इजराइल का गठन हुआ, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1948 का ही साल था जब से उनका गठन हुआ, तब से वो अपनी रक्षा कर रहा है। ठीक है, बेन ग्यूरिन पहले प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, तो उस टाइम से जो ये अपनी आत्मरक्षा कर रहा है, वैसे ही माना जाता है कि भारत भी जो है वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। खास तौर पे पाकिस्तान जो बना था, बांग्लादेश बाद में अलग हो गया, पर जो पाकिस्तान बना हुआ था उसने वो, और ऊपर में चाइना, यहाँ से ऐसे गिरा है। तो भारत जो है उसको सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा जो है एक स्टेप आगे रहने की जरूरत। ठीक है, तो राइट विंग का मानना है कि जिस तरीके से यहूदियों ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया एक स्टेप आगे रह के, यदि आप देखें, इतिहास पढ़े, तो 1967 का जब अरब इजराइल वॉर हुआ था, तो स्टार्टिंग में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा जब इजिप्ट और सीरिया की फोर्सेस ने एकदम से अटैक किया था। वैसे ही 1973 का जब यम किपुर वॉर हुआ था, उसमें भी स्टार्टिंग में इजराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, परंतु जीत जो है वो इजराइल की हुई। तो राइट विंग आइडियोलॉजी इसको एग्जाम्पल मानती है, और अपने यहाँ जो है ये लोगों को सेल्फ डिफेंस में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से इजराइल ने शुरुआत में नुकसान झेलने के बाद में अपने आप को संगठित किया और संगठित करके विजय हासिल की। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इस तरीके से राइट विंग आइडियोलॉजीज के जो शिविर चलते हैं उसमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हमको इजराइल से सबक लेने की जरूरत है, उनसे सीख लेने की जरूरत है। तो ये कहना आपका एकदम सही है कि भारत दो खेमों में बट गया है,
जो शांति प्रिय लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि वॉर हो, और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत को फिलिस्तीन और ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है मनमानी किए जा रहा है और वो मानवता का जो है खात्मा करने में लगा हुआ। वहीं जो राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग जो हैं, उनका मानना ऐसा है कि नहीं, इजराइल जो है एक अपने आप में उदाहरण है, हमको इजराइल से सीख लेनी चाहिए कि एक छोटा सा मुल्क कैसे विश्व के तमाम मुस्लिम राष्ट्रों से अकेला लोहा ले रहा है, अकेले कैसे इसने नाको चने चबा दिए हैं मुस्लिम कंट्रीज को। तो ये दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के बीच में भारत में भी संघर्ष हो रहा है। एक लेकिन आइडियोलॉजी है धर्मनिरपेक्ष और लिबरल लोग की, और दूसरी है राइट विंग आइडियोलॉजी। जी जी, अच्छा, इस चीज को लेकर बात अक्सर होती है क्योंकि एक टाइम पर तो इसराइल और ईरान पक्के दोस्त हुआ करते थे, उनकी डिप्लोमेसी हो, तमाम चीजें हो, वो आपस में मिलकर बातचीत किया करते थे और एक गहरी दोस्ती हुआ करती है। 1979 के बाद जो हालात बदले हैं, उसके बाद अब ऐसे हालात हो गए हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और इस बीच एक खबर जो मेरा ध्यान तो बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है, मनी कंट्रोल की खबर है, और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गए। अब क्या ऐसा संभव हो सकता है कि नेतन्याहू देश छोड़कर चले जाए? देखिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि जब भी वॉर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग जो स्टेट में अहम पोजीशन होल्ड करते हैं, ये लोग बंकर्स में चले जाते हैं, ठीक है, सुरक्षित स्थानों पे उनको शिफ्ट किया जाता है। तो सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया होगा, ये कहना थोड़ा फारफेच्ड होगा, अतिशयोक्ति होगी कि नेतन्याहू अपना देश छोड़ के चले गए। मनी कंट्रोल को किसने बताया, मनी कंट्रोल किसके हवाले से ये सूचना दे रहा है, ये थोड़ा सा गहन पड़ताल की बात है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू का अक्टूबर 2023 के बाद से हम आचरण देख रहे हैं, जिस तरीके से उनका बिहेवियर देख रहे हैं, वो कतई ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने देश को छोड़ के चले जाएं, कहीं और जाके छिप जाएं। ऐसा मुझे होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, जेलेंस्की के बारे में इतना कुछ कहा गया कि जेलेंस्की जो है यहाँ फरार है, वहां फरार है, पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन जो है वो रशिया को एकदम टफ फाइट दे रहा है, टफ फाइट। तमाम तरीके के अमेरिका की चेतावनियों के बाद भी आप देखिए, यूक्रेन जैसा छोटा राष्ट्र जो है वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, ईरान अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। भारत ने जिस तरीके से अनकंडीशनल सीज फायर किया 4 दिन के भीतर, और उसके बाद से जैसे हमारे शीर्ष नेताओं ने जो है चुप्पी साध रखी है, जिस तरीके से ये लोग मौनी बाबा हो गए, इन लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि जब छोटे छोटे राष्ट्र, यूक्रेन जैसा राष्ट्र हुआ, ईरान जैसा राष्ट्र हुआ, ये यदि प्रतिरोध कर सकते हैं विश्व की महाशक्तियों का, तो भारत तो अपने आप में महाशक्ति है, ठीक है। एंड एज पर देयर देयर स्टूड्स इन मीडिया फ्रेटर्निटी, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, कि भारत तो विश्व गुरु है। तो जब भारत विश्व गुरु है, तो हम क्यों किसी की भी चिंता कर रहे हैं? तो ये हमारे लिए एक तरीके की सीख भी है कि किस तरीके से अपने स्वाभिमान की रक्षा की जाती है। तो हिमांशु जी, आपका जो ये कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ के देश को चले गए, मुझे थोड़ा फारफेच लग रहा है। उल्टा 4 दिन जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो हमारे महामानव जो है, इनके बारे में भी कोई मैसेज नहीं मिल रहा था। उस टाइम में तो मनी कंट्रोल ने नहीं बोला कि भाई छोड़ के चले गए देश को, तो अभी मनी कंट्रोल को ये सब इन्फॉर्मेशन कौन फीड कर रहा है, ये मेरे समझ के परे। जी हिमांशु। राजीव जी, अभी क्या हम वेट एंड वॉच की परिस्थिति में हैं, देखें कि आखिरकार हो क्या रहा है, या फिर कुछ हमें कहना चाहिए, कुछ हमें बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए? क्योंकि अगर नेतन्याहू का फोन पहुंचता है प्रधानमंत्री के पास में, तो फिर ये एक संदेश भी देता है, दुनिया को ये संदेश जाता है कि क्या भारत कहीं इजराइल के पक्ष में प्रो होकर तो नहीं बोल रहा है? मुझे लगता नहीं है कि नेतन्याहू जी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल करेंगे। नेतन्याहू का जो आचरण अभी तक मैंने देखा, बड़े ही इंडिपेंडेंट लीडर है। वो ना किसी का समर्थन मांगते हैं, ना उनको जरूरत है किसी के समर्थन की। जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो वॉर हार रहे या वो फंस गए, तब तक मुझे लगता नहीं है कि वो किसी भी नेता को फोन करेंगे। और फोन करना भी रहा तो वो डोनाल्ड ट्रंप को करेंगे, वो मोदी जी को क्यों करेंगे? हम इजराइल की क्या हेल्प कर सकते? सारे असले जो है, सारे वेपन जो है, ये सारे के सारे तो यूरोपियन यूनियन के नेशंस, ठीक है, ब्रिटेन हो गया,
फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत क्या प्रोवाइड कर सकता है? भारत के यूएसपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता है। तो इंडियन आर्मी तो आप भेज नहीं सकते हो इसराइल की मदद के लिए। तो भारत से आपको क्या मिल सकता है? हाँ, ड्रोन आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इसराइल, तो हो सकता है कि भाई आप ड्रोन की ज्यादा से ज्यादा खेपे डिमांड करे इसराइल कि आप जल्दी से प्रोडक्शन करो और हमको और प्रोवाइड करो। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ना तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं कि वो हमसे डिमांड करे कि भाई कुछ भी ऐसा आए तो आप वीटो करो जैसे अमेरिका करता है ना? तो मुझे लगता नहीं है कि नेतन्याहू जी को बहुत ज्यादा भारत की मदद की दरकार है। हाँ, उनको अमेरिका की, बर्तानिया सरकार की, फ्रांस की, इनकी मदद की जरूरत जो है उनको बहुत ज्यादा वो देख रहे हैं कि वहां से उन्हें मदद मिले। बट भारत की आज की डेट में ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा हेल्प कर सके इसराइल की या ईरान की, दोनों में से किसी भी मुल्क की, क्योंकि हम खुद ही अपने कॉन्फ्लिक्ट में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं आज की डेट। जी हिमांशु। चलिए देखते हैं राजीव जी आगे क्या होता है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि आखिरकार वो इस पूरे विषय को किस तरह से देख रहे हैं। क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? नेतन्याहू ने क्या दुनिया को इस तरफ धकेल दिया है?